अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। यूनान के करीब बहरा रोम में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 500 हलाकतों का खदशा है, जिनमें सैकड़ों पाकिस्तानी शामिल हैं। पाकिस्तान में मुतासरा खानदानों के घरों में सफ़े मातम बिछी है। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग यूरोप जाकर पैसे कमाने और सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए इन पाकिस्तानियों के घरों में कोहराम बपा है। किसी ने कर्ज लिया, किसी ने जमीन, घर और जेवर फरोख्त किए, अपनी जमा पूंजी लेकर अपने प्यारों को रोता छोड़ा और गैर कानूनी रास्तों से यूरोप की तरफ चल निकले। कोई बहनों की शादियों के लिए और कोई माँ बाप के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहता था। कोई अपने बच्चों को तालीम और अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता था, लेकिन ये सारे ख्वाब समुंदर की बेरहम लहरों में बह गए। बहरा रोम सैकड़ों इंसानों का कब्रिस्तान बन गया। यूनान के समुंदर में इंसानियत डूब गई। इस अलमनाक हादसे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने आज मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया था। 8 जून की रात तारकीन वतन से भरी कश्ती ने बहरा रोम में इटली की जानिब सफर शुरू किया। तकरीबन 100 फुट लंबी कश्ती में मुमकिन तौर पर 750 अफराद सवार थे, जिनमें नौजवान, बच्चे और खवातीन शामिल थीं, और इनमें तकरीबन 310 पाकिस्तानी भी मौजूद थे। बहरा रोम में 6 दिन सफर के बाद यह कश्ती जनूबी यूनान के इलाके पाइल से 50 मील के फासले पर समुद्र में गर्क हो गई। अब तक 500 के करीब तारकीन वतन लापता हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कश्ती पर 400 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 जिंदा बचे हैं। 78 लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 104 तारकीन को जिंदा बचा लिया गया है। हालांकि लापता होने वाले पाकिस्तानियों में अक्सरियत का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरी कौमियत वालों को कश्ती के ऊपरी हिस्से में जाने की इजाजत थी। कश्ती के निचले हिस्से से पाकिस्तानी ऊपर आना चाहते थे तो उनसे बदसलूकी की जाती। खवातीन और बच्चों को बज़ाहिर मर्दों की मौजूदगी के सबब कैबिन में बंद जगह पर रखा गया था। एक ऐनी शाहिद ने रोंगटे खड़े कर देने वाले हकायक कुछ यूं बयान किए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक बदकिस्मत कश्ती लीबिया के शहर बिनगाजी से रवाना हुई थी। 300 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन उसमें 800 अफराद सवार कराए गए। कश्ती का इंजन 3 दिन बाद खराब हो गया। हादसे से कबल ही कश्ती में 6 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी थी। यूनानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि कश्ती को समुद्र में रुका हुआ देखकर बहरी निगरानी पर मामूर यूनानी कोस्ट गार्ड्स का जहाज कश्ती के करीब पहुंचा और उन्हें मदद की पेशकश की, लेकिन कश्ती वालों ने मदद की पेशकश मुस्तरद कर दी। उसके बरक्स एक शामी सहाफ़ी अलीशा मदीना ने जिंदा बच जाने वाले ऐनी शाहिदीन से मुलाकात के बाद इंकशाफ किया है कि 3 जिंदा बच जाने वालों ने तस्दीक की कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने उनकी कश्ती से रस्सी बांधी, उन्हें खींचा और फिर कश्ती उलट गई। इसी तरह यूनान की असम्बली के एक रुकन ने बच जाने वालों में से कुछ से बात की, जिन्होंने दावा किया कि कश्ती उस वक्त उल्टी जब उन्हें यूनानी कोस्ट गार्ड के जरिए खींचा जा रहा था, जिससे मालूम होता है कि कोस्ट गार्ड्स ने जानबूझकर कश्ती डूबने दी। पाकिस्तान से यूरोप इंसानी स्मगलिंग का खूनी और घिनौना खेल गुज़श्ता कई दिहाइयों से जारी है। हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इस मसले को मुकम्मल हल करने की अमली कोशिशें नहीं की। इंसानी स्मगलर्स लोगों को पाकिस्तान से यूरोप भेजने के लिए 2 मुख्तलिफ रूट इख्तियार करते हैं। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लिए कदीम रूट को तुर्किया रूट कहा जाता है। इसमें इंसानी स्मगलर्स लोगों को बलूचिस्तान के तफ्तान बॉर्डर से ईरान और फिर ईरान से मकू पहाड़ी के रास्ते तुर्किया ले जाते हैं। तुर्किया से फिर लोगों को यूनान स्मगल किया जाता है। इस रूट का ज्यादा हिस्सा खुश्की के रास्तों पर मुश्तमिल है। यूनान का रूट बंद होने पर इंसानी स्मगलर्स ने अपना धंधा चलाने के लिए लीबिया के जरिए इटली का नया रूट इख्तियार किया। इस नए रूट में पाकिस्तानियों को यहां से हवाई रास्ते से पहले दुबई, मिस्र और फिर लीबिया पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें बिनगाजी और तबरूक के इलाकों से तवील समुद्री रास्ते के जरिए इटली मुंतकिल किया जाता है। पाकिस्तान से यूरोप के लिए गैर कानूनी सफर करने को आमतौर पर डंकी लगाना कहा जाता है। इन तारकीन वतन की मुश्किलात घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। बलूचिस्तान से आगे सफर करने के लिए बाज़ औक़ात इंसानी स्मगलर्स उन्हें भेड़ बकरियों की तरह कंटेनर्स में ठोस देते हैं। इस दौरान अक्सर लोगों की तो दम घुटने और भूख और प्यास से मौत वाक़ई हो जाती है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और सरहद अबूर करते वक्त भी कई तारकीन वतन लुकमाजल बन जाते हैं। एजेंट्स और इंसानी स्मगलर्स गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद से 2 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक वसूल करते हैं। बाज़ दफ़ा स्मगलर्स मजीद रकम का मुतालबा करते हैं और रकम न देने पर तारकीन वतन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर उनके घर वालों को वीडियोज़ भेजकर ब्लैकमेल किया जाता है। याद रहे कि यूनान के समुद्र में हालिया हादसा कोई पहला वाक़या नहीं, बल्कि अब से चंद माह पहले गैर कानूनी तौर पर तुर्किया से इटली जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती बहरा रूम में डूब गई, जिसमें 200 से ज़ायद लोग हलाक हुए थे। हलाक होने वाले 28 पाकिस्तानियों में पाकिस्तान की एक खातून हॉकी खिलाड़ी
शाहिदा रजा भी शामिल थीं। इसी तरह फरवरी 2018 में लीबिया के साहिल के करीब स्पेन जाने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन की कश्ती के हादसे में 90 अफराद जान से गए। उनमें से 32 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। जनवरी 2019 में लीबिया के इलाके सबराता से बजरिया बोहेरा रोम स्पेन पहुंचने की कोशिश करने वालों की कश्ती समुद्र में डूब गई। उस कश्ती में 170 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें 10 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल थे। मार्च 2019 में बोहेरा रोम में स्पेन जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 45 तारकीन वतन हलाक हुए, जबकि 21 को जिंदा बचा लिया गया। ये बदकिस्मत तारकीन वतन मराकश के रास्ते स्पेन दाखिल होना चाहते थे। जून 2022 में फ्रांस के एक बहरी जहाज ने बोहेरा रोम में तारकीन वतन के 51 अफराद के ग्रुप को बचाया था, जिसमें 31 पाकिस्तानी भी शामिल थे। मार्च 2022 में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की कश्ती बोहेरा रोम में डूबने से 200 अफराद की हलाकत हुई थी। जून 2022 में यूरोप जाने की कोशिश में लीबिया के रेगिस्तान में 20 तारकीन वतन भूख और प्यास से हलाक हुए। एक दूसरे वाक़े में एक छोटी कश्ती बोहेरा रोम में डूब गई, जिस पर कम से कम 30 अफराद सवार थे, जो लापता हो गए। अगस्त 2022 में एक कश्ती जो तुर्किया से इटली के लिए तकरीबन 80 तारकीन को लेकर रवाना हुई थी, यूनान की समुद्री हुदूद के करीब खराब मौसम की वजह से उलट गई और तकरीबन 50 अफराद की हलाकत हुई। हालिया सानिया के बाद हुकूमत ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी भी बना दी है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे, हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस अफसोसनाक साने पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक DG FIA और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बहुत आला और बहुत अहम ओहदों पर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं बशीर मेमन साहब। आपका बहुत शुक्रिया। बशीर मेमन साहब, कोई एक वाक़या होता तो इस पर सरफ नज़र किया जा सकता था। साल में कम से कम एक या दो दफ़ा इस नोयत की एक अफसोसनाक खबर सामने आती है कि लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं यूरोप, और वो जिन रास्तों से होकर जाना चाहते हैं, इसमें फैसिलिटेशन का किरदार पाकिस्तान में बैठे हुए एजेंट्स करते हैं, और जिन पर बहरहाल हाथ रियासत ने डालना है और रियासत के इदारे FIA जैसे हैं। क्या वजह है कि अभी तक ये इंसानी स्मगलर्स दंदनाते फिर रहे हैं मुल्क भर में? इनकी दुकानें खुली हुई हैं, ये अब तो ये अपने कारोबार को पब्लिसाइज करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हुजूर वाला आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप लोग को खुश रखे। बिल्कुल ये अंदोनाक वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है, और ये ह्यूमन इशू भी है, बहुत बड़ा ह्यूमन इशू है। मैंने कहता मकसद ये लॉ इन्फोर्समेंट की नाकामी भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन जो वो एरियाज हैं, गुजरात हो गया, गुजरांवाला हो गया, वहाँ पर तो हमारे पास FIA के सेल्स भी नए खुले हैं, FIA के डिप्टी डायरेक्टर्स के ऑफिस भी हैं, जिनका ये काम है जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनको रोकना, उनको सजाएं दिलवाना और उनको प्रोसिक्यूट करना, और ये इंश्योर करना कि वो ज्यादा बिजनेस अपना बिजनेस ना कर सके। हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सारे का सारा एक अकेला बैठा हुआ बंदा गुजरात, गुजरांवाला, मीरपुर, कोटली या फॉर एग्जाम्पल कराची या खुजदार में बैठा हुआ बंदा नहीं कर रहा। ये पूरा का पूरा एक इंटरनेशनल चेन है। दो तीन रूट्स हैं जहां से ये लोगों को बाहर भिजवाया जाता है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि FIA गेट कीपर है, वो आदमी जो जाली या सही कागजात के साथ पाकिस्तान में आना चाहता है, वही FIA के इमिग्रेशन पोस्ट के थ्रू आता है। बाकी तो सारे का सारा बॉर्डर्स खुला हुआ है। उसको रोकने की जिम्मेदारी FIA की है भी, नहीं भी है, इसलिए कि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इतने बॉर्डर्स हैं, वहां पर कोई भी नहीं है। अब आ जाए वहां पर, मतलब कोई भी नहीं से मुराद है कि FIA का कोई अफसर वहां पर मौजूद है, मुतय्यन नहीं है। और दूसरा मैं आपको एक और अर्ज करूं कि एक तो है जो बाय सी लेकर के जाते हैं शिप्स में, यहाँ से ले गया पाकिस्तान के साहिली इलाकों से किसी न किसी बोट पे लेकर के गया, वहां पे जाकर के उसको किसी और मुल्क में पहुंचा दिया, वो भी इलीगली, इस मुल्क से भी इलीगली गया, उस मुल्क में भी इलीगली पहुंच गया। एक तो ये है।
दूसरा जो बाय एयर जाते हैं, बाय एयर जो जाते हैं वो तो इमिग्रेशन पोस्ट के थ्रू जाते हैं, जाली किसी न किसी जाली वीजा पे, जाली परमिट पे जा रहा है वो यहाँ से। तीसरा वो है जो लैंड रूट है जो कि इंतहाई खतरनाक है। अच्छा। यहाँ यहाँ से बंदा शुरू हुआ, उसने जेलम से, गुजरात से, गुजरावाला से, हैदराबाद से, कहीं से भी, सक्कर से जर्नी अपनी शुरू की। उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ईरान के बॉर्डर के जाकर उनको छोड़ा और किसी और के हवाले कर दिया। वहां से उसको लेकर के निकला और ईरान पूरा क्रॉस करवा के उसको ले जा करके ईरान बॉर्डर क्रॉस करवा के ग्रीस पहुंचा दिया या किसी और मुल्क पहुंचा दिया। तो ये एक और बंदा है इटाली डिफरेंट रैकेट है जो कि उसको ये काम कर रहा है। अब आ जाते हैं तो ये फरमाइएगा बशीर साहब, जो लोग ये लैंड रूट से जाते हैं, जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ईरान में दाखिल होते हैं और फिर ईरान से बाकी मुल्कों से होते हुए वो यूरोप तक पहुंचते हैं, तो ये जो लैंड रूट से एंट्री हो रही है ईरान के में, ये क्या जो प्रॉपर हमारा बॉर्डर है जहां से एंट्री एग्जिट होता है उसी रास्ते से ये दाखिल होते हैं तफ्तान वगैरह, या किसी और गैर कानूनी रास्ते से? लेकिन अगर आप फिजिकली प्रैक्टिकली देख लें उनको जाकर के उन रूट्स पे, तो जाहिर है वहां पे हर जगह पे तो हमारा कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का आदमी नहीं मौजूद ना, एफसी वहां पे हर जगह पे मौजूद नहीं है, हमारे हर जगह पे जाहिर है कुछ डिस्टेंसेस में मौजूद है, वो वहां से स्नीक कर जाते हैं। जिस तरह स्मगलिंग होती है, जिस तरह वहां से ईरानियन डीजल आ रहा है, ईरानियन पेट्रोल आ रहा है, ईरानियन मुख्तलिफ चीजें आ रही है, उसी तरह यहाँ से इंसान भी जा रहे हैं। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ह्यूमन स्मगलिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ह्यूमन स्मगलिंग। और यहाँ से वो पहुंच गया ईरान और फिर वहां से पैदल चलते हुए, मुझे याद है जब मैं वहीं पे DGFIA था, उस वक्त एक बंदा था जो कि KP से था, पेशावर से, उसने एप्लीकेशन दी थी कि उसके बच्चे की तस्वीर थी और वो वहां पर बर्फ में धंस गया था बेचारा, बर्फ में वो गया था और शहीद हो गया था। उसके किसी दोस्त ने उसकी तस्वीर भेजी थी उसकी फैमिली को, तो फिर हमने यहाँ से अपना इंटरव्यू उस वक्त का भेजा था इमिग्रेशन का, जिसने जाके वहां पे इंक्वायरी की थी। और वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बेरहमी से कभी कभार फायरिंग भी करते हैं वहां पे और कुछ लोग शहीद हो जाते हैं। ये तो मैंने बात की आपसे, जिस भी मुल्क में आप खामखा में एंटर होने की कोशिश करते हैं विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स और छुप कर एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है वहां के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को क्या पता कि ये दहशतगर्द है या ये मजदूरी के लिए यूरोप जाना चाहता है। अब वहां से वो बेचारा निकलता है, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट का तो है अपनी जगह पे, लेकिन ये ह्यूमन इशू है। क्यों जा रहा है, हम ये तो देखें ना, जा क्यों रहा है। जब तक प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही है। उसकी तो मल्टीपल रीजंस हैं, बहरहाल चूंकि एक मायूसी है नौजवानों में, खास तौर पे रोजगार के मसाइल हैं, बेशुमार इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, उसकी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। ये फरमाइए कि पाकिस्तान में जो यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को या ह्यूमन स्मगलिंग को रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ ये FIA के डोमेन में है, या FIA के अलावा भी कोई और ऐसी एजेंसी है जो ऐसे लोगों के ऊपर हाथ डालती है? नहीं, बॉर्डर पे जो फोर्सेस हमारी खड़ी है वो भी यही काम कर रही होती है, वो भी पकड़ रही होती है लोगों को। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं, आपने कहा कि ये आज का प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान का ये इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के अलावा दूसरे जितने भी गरीब मुमालिक हैं उनके सारे लोग, आज आप देख लें इन्हीं एरियाज में आप चले जाए, गुजरात में, जेलम में, मंडी बहाउद्दीन में, इसी सबर्ब्स में, इन एरियाज में आप लोग चले जाए तो आपको पता लगेगा कि 20 साल पहले एक बंदा गया था यूरोप और उसके हालात जिंदगी बेहतर हो गए, और अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं तो इलीगली गया था, और आज वो लीगल शहरी है फ्रांस का, पोर्चुगल का और इंग्लैंड का, अमेरिका का, कनाडा का, वहां का लीगल शहरी है, वहां पे लीगली रह रहे हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का कसूर नहीं है, कसूर बिल्कुल है। लेकिन इसमें बशीर साहब FIA के बारे में,
खास तौर पे ये जो ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, एफआईए के बारे में कई दफ़ा शिकायत सामने आई है कि एफआईए के अंदर भी कुछ काली भेड़ें हैं। कुछ कुछ अफसरान हैं साबिक, जिन्होंने खुद एतराफ़ किया ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आकर माजी के कुछ अरसे में, उन्होंने बताया कि हाँ वो रोकना चाहते थे इसको, लेकिन एफआईए के अंदर ही से ऐसे काम को रोकने नहीं दिया जाता। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। वो हैं काली भेड़े जो इस कभी कभी का मुलविस हैं और उनको सजाएं भी मिलती है। मुझे यकीन है कि अगर आप मौजूदा डीजी साहब से पूछेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनों को सजा दी, कितनों को नौकरियों से फारिग किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको कोई बरी ज़िम्मा नहीं करार दे रहा एफआईए को, बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, मैं इस साल की आप बात ना करें, इस साल बहुत बड़ा सानिया हुआ है, इसलिए हमारे, मैं जब वहीं पे था, डीजी एफआईए था, चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया था, उस वक्त भी मेरे ख्याल में मोर देन 30 हमारे शहीद हुए थे, इसी इसी तकरीबन इसी एग्जैक्टली इसी जगह पे, और उनके भी हालात वही पता लगे थे जो इस वक्त के हालात हैं। तो मेरे कहने का मकसद बड़ा बड़ा वो, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये सोशल हमारा सोशल इकोनॉमिक और ह्यूमन इशू है। हमारे पास जो मेरिट की, जो हम जातिया करते हैं कि जो बंदा डिजर्व नहीं करता उसको हम दे देते हैं, वो इसीलिए उस माशरे में जाकर के बसना चाहते हैं कि उनको रोजगार का वो जरिया जो मेहनत करके उनको मिले, और इंतहाई ज्यादा मेहनत करते हैं। हुजूर वाला, जब आप चले जाएं, मैं तो इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस में जाता रहा हूँ और उनके साथ मिलता रहा हूँ, इस तरह के लोगों के साथ जो किस तरह आए थे, वो आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे जब अपनी, तो आपको बिल्कुल आपका दिल टूट जाएगा कि हमारे किस तरह से ये बेचारे कहाँ पे पहुंचे, और आज माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है और बहुत अच्छी जगहों पे पहुंचे। तो वो लोग आइडियल हो जाते हैं हमारे। हम क्यों नहीं अपने मुल्क में इस तरह की पॉलिसीज में, आज तो ये इसलिए कह रहे हैं कि इस साल तो, ये हर साल होते हैं बिल्कुल, और वो कई आप बचा फरमा रहे हैं कि जो वजूहात है लोगों के जाने की, उसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के पास मुख्तलिफ तरह का जवाब मौजूद होगा यहाँ से जाने में। लेकिन इस दफ़ा तो 300 से ज़ायद पाकिस्तानी इस हादसे में मुतासर हुए। इसका मतलब है 300 ख़ानदान, उनमें से कई ख़ानदान ऐसे होंगे जिनका शायद वाहिद कफ़ील होगा वो नौजवान जो यहाँ से ज़िंदगी के रोशन मुस्तकबिल के लिए यहाँ से गया होगा। हुजूर वाला, मैं आपको अर्ज करूं कि हुकूमत, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, ओवरसीज पाकिस्तानी डिपार्टमेंट है, वो क्यों नहीं हमारे लिए तलाश करते जायज जराए जाकर के वहां काम करने के। ताकि हम उनका लेबर यही एक्सपोर्ट कर काम है। सकें जायज़ तरीके से, आप ये कह रहे हैं। हम नाजायज तरीके से जाए ही ना, हम जायज तरीके से जाए। रिक्रूटमेंट एजेंसीज यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती? हमारे पास क्यों नहीं अच्छा वेल्डर, अच्छा कारपेंटर, अच्छा बार्बर, अच्छा टीवी मैकेनिक, अच्छे पढ़े लिखे लोग, पीएचडीज, हमारे हमारे मास्टर्स किए हुए लोग हमारे क्यों नहीं यहाँ से जा सकते? अगर हमारे अच्छे ट्रेंड हो तो, अगर हमारे ये जो हमने जो लगाए हुए हैं मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, वो क्यों नहीं हमारे लिए अच्छे लोग पैदा कर सकते जिनको मैन पावर एक्सपोर्ट कर सके? और हमारा हमारा नौजवान, हमारा जवान जो है, बगैर गैर कानूनी रास्ता अख्तियार किए जायज़ तरीके वहां से पर पाकिस्तान से जाकर। बाहर जा सके अपने रोज़गार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, बहुत अहम नुकता उन्होंने उठाया। बहरहाल इसके ऊपर तो बहस एक चलती आ रही है कि लोग क्यों पाकिस्तान, ख़ास तौर पर नौजवान, क्यों बेरोज़गारी की वजह से या दीगर समाजी मसाइल की वजह से एक बेहतर ज़िंदगी और एक बेहतर मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल की तलाश में अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए पाकिस्तान से भागना चाहते हैं या अब तक जाने की कोशिश करते रहे। उनमें से बेशुमार लोग जो कामयाब भी हुए, जिनका जिक्र किया बशीर मेमन साहब ने, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं यकीनी तौर पे जो इस किस्म के हादसात का शिकार हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर हमें यूँ बात करना पड़ती है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान एक बार फिर दूरियां बढ़ती नजर आ रही।
ब्रेक के बाद खुशामदेद। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं। ताहम इन दोनों जमातों के दरमियान लव एंड हेट की तारीख काफ़ी पुरानी है। सन 1988 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। 1990 में नवाज शरीफ हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी ने 1993 में नवाज शरीफ हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाई और फिर एक बार दोबारा 1997 में नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी रोमांस शुरू हो गया और फिर मिसाक जमहूरियत हुआ। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी ने उसका भरपूर साथ दिया, बल्कि इत्तेहादी बने। लेकिन जब नैब और रेंजर्स ने सिंध में छापे मारने शुरू किए तो आसिफ जरदारी ने उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया और आखिरकार दोनों की राहें जुदा हो गईं। जब नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से रुखसत किया गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के साथ नहीं बल्कि मुखालिफ सफ़ों में खड़े थे। सन 80 की दिहाई से चले आ रहे नून लीग और पीपल्स पार्टी के शदीद तरीन सियासी इख्तलाफात सन 2018 के इलेक्शन तक बरकरार थे। जैसे ही ये जमातें इलेक्शन हारी तो इन्होंने बरसर इक़्तिदार पीटीआई के खिलाफ इत्तेहाद बना लिया। फिर 3.5 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की कोशिश रही कि पीटीआई हुकूमत को गिराएं और अपना इत्तेहाद कायम रखें, लेकिन इसके बावजूद उनमें अंदरूनी इख्तलाफात भी बरकरार रहे। मिसाल के तौर पर जब अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई और पीडीएम का फोरम तश्कील दिया गया तो पीपल्स पार्टी अचानक उस इत्तेहाद से बाहर निकल गई। वजह यह थी कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की 5 जमातों की मुखालिफत के बावजूद आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत से यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करा लिया था। चुनाचे पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खकान अब्बासी ने इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी को इजहार वजू का नोटिस जारी किया। नून लीग की क़यादत चाहती थी कि पीडीएम जमातें इस्तीफा देकर असम्बली से बाहर आ जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि इस्तीफों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस मामले पर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने दिल भरकर एक दूसरे पर तनकीद की। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपने बाप से वोट ले लिए और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। फिर अक्टूबर 2020 में कराची के बाग़ जना के जलसे में मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के लिए तारीफों के पुल बांधते हुए बिलावल के साथ चलने के आज़म का इजहार कर दिया। बाद अज़ां नून लीग और पीपल्स पार्टी का यह सियासी रोमांस ज्यादा न चल सका और दोनों जानिब के रहनुमाओं ने फिर एक दूसरे के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दी। जून 2021 में कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने घोटकी ट्रेन हादसे के तनाजुर में मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद की थी। घोटकी में एक इतना बड़ा वाकया हुआ है, आज का सेशन उसी टॉपिक के हवाले कर दें। कोई कागजी ओहदेदार नून लीग का खड़े हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चुनकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई अपना दौर का सीपैक का शुरू हो जाता है। इसी तरह मार्च 2021 में बिलावल भुट्टो ने लाहौर में शरीफ खानदान का नाम लिए बगैर सिलेक्टेड खानदान कह दिया। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। इसीलिए इन दोनों बड़ी जमातों की नजरें इक़्तिदार पर है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कौन होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग में रस्साकशी शुरू हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी अपने सबसे करीबी दोस्त चौधरी ज़का अशरफ को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगाना चाहते हैं, जबकि नून लीग नजम सेठी को पीसीबी का सरबराह बरकरार रखना चाहती है। यह भी खबरें गर्म है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदारों ने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकायत लगाई है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा, जबकि नून लीग के काम सूबाई हुकूमत कर रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने जवाबन कहा कि मोहसिन नकवी तो आसिफ जरदारी के नामजद करदा है, गिला तो मुस्लिम लीग नून को है कि उनके काम नहीं हो रहे। मुल्क में मजलूम नुमाइंदे तो मुस्लिम लीग नून के हैं। चंद रोज पहले आसिफ अली जरदारी और फिर बिलावल भुट्टो ने लाहौर में बैठक लगाई और पंजाब की कई अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हुई। पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर की अक्सर सड़कों को पार्टी के झंडों, बैनर्स और रहनुमाओं की तस्वीर से सजाया गया था, लेकिन बाद अज़ां ये खबरें आने लगी कि पुरअसरार तौर पर लाहौर में पीपल्स पार्टी के झंडे और बैनर्स गायब होने लगे और उनकी जगह नून लीग के झंडे दिखाई देने लगे। हालिया दिनों में सवात में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से सख्त नाराजगी का इजहार किया, जिसका जवाब नून लीग की जानिब से कुछ यूं दिया गया। जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी
तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। बिलावल साहब का चैलेंज हमें कबूल है, लेकिन कि इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। बाग का इलेक्शन जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी लव एंड हेट रिलेशन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त देखने को मिलेगी जब दोनों जमातें आम इंतखाबात में दाखिल होंगी। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।